हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जो उनके केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसका एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि लेक्चर नंबर 1 पहले कंप्लीट कर लें ताकि आप इस केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बेसिक बातों को सीख जाएं, फिर आप लोग आइएगा लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियो की सूचना उनको जल्द से जल्द हो सके। और लाइक, मैं चाहूँगा कि लाइक जरूर करें वीडियो को, और लाइक के साथ हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड। आज हम लोग एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर और उसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सब लोग को पता था पिछले वीडियो लेक्चर में ही, जैसे हमने बताया कि जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं हम लोग के, वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, एंड देयर स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। अल्फा एमिनो एसिड्स हमारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। कार्बन एटम होता है, उस कार्बन एटम से क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं? एक हमारा NH2 जुड़ा होता है, एक हमारा R जुड़ा होता है, एक हमारा H जुड़ा होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है वो COOH जुड़ा होता है। यही होता है ना एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। आप लोग देखेंगे तो कुछ यही एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा। अगर ऐसे नहीं लिख पाते, ऐसे भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हुए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किधर भी आप दिखा सकते हैं। ये देखिए जरा, हम इस कार्बन एटम से चाहें तो NH2 को इधर भी जोड़ सकते हैं, R को इधर जोड़ सकते हैं, COOH को इधर जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ H को यहाँ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के साथ। तो ये अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं। तो देखो जरा, हर एक एमिनो एसिड का, अगर हम अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इनके पास होता है कायरल कार्बन एटम। इनके पास क्या होते हैं? कायरल कार्बन एटम होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स have at least one chiral कार्बन एटम। अल्फा एमिनो एसिड्स के पास क्या होते हैं? कम से कम एक कायरल कार्बन एटम होते हैं, और जब इनके पास जब एक कायरल कार्बन एटम होंगे तो ये क्या होंगे? हेंस they are optically एक्टिव। और जब कायरल कार्बन हो गया तो ये क्या हो गए? कायरल कार्बन एटम होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, और इनके पास देयर आर टू पॉसिबल configuration of alpha
एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स के पास दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं और ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड glyceraldehyde. There are two possible configuration of alpha amino acids which is on the basis of, ऐसे भी लिख सो, which is on the basis of ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पे जो एमिनो एसिड्स होता है उसके दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. मैंने आपको क्या बताया कि जो अल्फा एमिनो एसिड्स होता है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है. ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखिए ये जो कार्बन एटम है ये इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई. एक तरफ NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ COOH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा है, एक R जुड़ा हुआ है. यानी ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है. तो ऐसा कार्बन एटम जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम. और कोई भी कायरल कार्बन एटम होता है तो कायरल कार्बन एटम अगर है तो इसका मतलब वो कि क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. और जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा यानी उसके पास कॉन्फ़िगरेशन होंगे. और ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स होता है इसके पास टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. जिस किसके बेसिस पे होते हैं, तो ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पे इसके दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं. पहले इतने का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पे इस एमिनो एसिड का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन. फटाफट से पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में कुछ यूं देखने को मिलता है. ग्लिसरल्डिहाइड CHO COH H और नीचे की तरफ होता है CH2OH. इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड डीकॉन्फ़िगरेशन. इसी का एक और पार्ट होता है CHO COH H और नीचे की तरफ CH2OH. ये भी ग्लिसरल्डिहाइड ही है. ग्लिसरल्डिहाइड ये जो है यल कॉन्फ़िगरेशन का है. अब इसी के बेसिस पे हम लोग ये जानेंगे कि एमिनो एसिड जो है वो किस कॉन्फ़िगरेशन का कब हो सकता है. मैंने आपको बताया कि देखिए जरा ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ऐसा ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, उसको हम लोग बोलते हैं कि डी कॉन्फ़िगरेशन. और ऐसा ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको हम लोग बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन. ध्यान से सुनिए मेरी बात. ग्लिसरल्डिहाइड दो कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन. ऐसा ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है वो जब राइट हैंड साइड में आ रहा है इसको बोले डी कॉन्फ़िगरेशन. और ऐसा ग्लिसरल्डिहाइड जो OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है उसको बोलते हैं यल कॉन्फ़िगरेशन. और इसी के बेसिस पे हम लोग ठीक किसका नाम लिखेंगे, इस एमिनो एसिड का नाम लिखेंगे. तो चलो जरा हम देखें इस एमिनो एसिड का नाम. एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं तो इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को कुछ हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. C इधर ये हमारा हो जाएगा COOH, इधर हम कर देंगे R, इधर हम कर देंगे NH2 और इस साइड कर देंगे H. यही हमारा एमिनो एसिड है. इसको हम ऐसे अरेंज कर दिए. अब इसी को हम एक साइड और अरेंज करके दिखाते हैं. कार्बन एटम, ऊपर की तरफ ये COOH, नीचे की तरफ R,
इधर अब हम कर दिए H और इस साइड कर दिए NH2। देखिए सर, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड है, और ग्लिसरैल्डिहाइड में जब OH राइट हैंड साइड में आ रहा है तो उसको बोले डी कन्फिग्रेशन। तो इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें जो NH2 है वो किस साइड में है? NH2 जो है वो राइट हैंड साइड में है, और जब NH2 जब राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी हमारा एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड डी कन्फिग्रेशन, डी कन्फिग्रेशन। ये देखो, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें NH2 किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड एल कन्फिग्रेशन, एल कन्फिग्रेशन। देखिए जरा, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें हम लोग NH2 को राइट हैंड साइड में लिख देंगे, NH2 को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे, उस एमिनो एसिड को बोलेंगे डी कन्फिग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड। और ऐसा एमिनो एसिड जिसमें हम लोग NH2 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यल कन्फिग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड। यानी जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड के दो कन्फिग्रेशन पाए जाते हैं, डी कन्फिग्रेशन और एल कन्फिग्रेशन, वैसे ही एमिनो एसिड के भी दो कन्फिग्रेशन पाए जाते हैं, डी कन्फिग्रेशन और एल कन्फिग्रेशन। जिस ग्लिसरैल्डिहाइड में OH राइट हैंड साइड में है इसलिए बोल रहे हैं डी कन्फिग्रेशन, तो वैसे ही एमिनो एसिड में OH जो है वो राइट हैंड, एमिनो एसिड में NH2 जो है वो राइट हैंड साइड में है तो इसको बोलेंगे डी कन्फिग्रेशन। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड में OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो बोलते हैं एल कन्फिग्रेशन, वैसे ही जिस एमिनो एसिड में NH2 लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं हम लोग एल कन्फिग्रेशन। अब ये डी और एल, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये डी और एल होता है, ये जो होता है वो सिर्फ कन्फिग्रेशन को बताता है, कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल दिखाता है वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। ये नहीं बताता कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये ध्यान रखिए, इस डी से हम ये नहीं बता सकते कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपने पढ़ा ना कि एमिनो एसिड के पास कायरल कार्बन एटम है, और कायरल कार्बन एटम है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, या तो घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये डी और एल लिखने से ये मत समझिएगा कि डी है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा और एल है तो एंटी क्लॉकवाइज का। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जो हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अगर डी और स्मॉल डी लिखा हुआ है तब आप समझेंगे कि ये जो है वो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और स्मॉल एल लिखा हुआ है तब आप जानेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब, कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट को, वो एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन का है, लेकिन ये स्मॉल डी है, डी माइनस बोलेंगे इसको हम लोग। तो और जो एंटी क्लॉक घुमाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एल माइनस बोलेंगे। तो ये इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमने आपको बता दिया कि डी और कैपिटल एल का मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से है। अगर NH2 राइट हैंड साइड में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन है। सिर्फ इतना ही बताएगा। लेकिन अगर
एमिनो एसिड ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको बोलेंगे डी प्लस एमिनो एसिड। डी प्लस एमिनो एसिड कौन सा? डी प्लस, स्मॉल डी प्लस, स्मॉल डी प्लस। और ऐसा एमिनो एसिड जो प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एल माइनस एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दिया गया है, लाइक के बटन को आप जरूर प्रेस करिएगा। चलिए जरा अब हम लोग इस एमिनो एसिड के डाईपोलर नेचर को पढ़ते हैं। डाईपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। डाईपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। डाईपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड। हम एमिनो एसिड का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए। स्ट्रक्चर तो अब बनाना आप कई तरीके से आप जान गए हैं। ये देखो, जो हम लोग पहला स्ट्रक्चर बनाते थे वैसा हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप, ये कार्बन एटम पहले हम दिखा रहे हैं। ये कार्बन एटम है और इस कार्बन, इधर ही बताना है आपको, ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तीसरा इससे H जुड़ा हुआ है और चौथा एक इससे R जुड़ा हुआ है। कार्बोक्स एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में अभी आपने पढ़ा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये एसिड है। और दूसरा एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो ग्रुप, ये बेसिक इन नेचर होता है, यानी बेस होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी ये एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये NH2 ग्रुप है यानी ये बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करने का। वो प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और जितने बेस होते हैं वो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड का काम है प्रोटॉन को डोनेट करना और बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। तो इसी एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो एसिड इन नेचर का है और एक बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एमिनो ग्रुप है जो बेसिक ग्रुप है। तो एसिड ग्रुप का काम होता है प्रोटॉन को डोनेट करने का और बेसिक ग्रुप का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का। तो देखिए जरा, ये एसिड है तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो ये जब एसिड है तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो ये प्रोटॉन को डोनेट यानी H को बाहर निकालेगा, ये H को बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले देखो, ये कार्बन एटम है और इसमें ये एसिड ग्रुप है तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो जो प्रोटॉन को यानी ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ COO पे माइनस का चार्ज। देखिए जरा, एसिड है प्रोटॉन को डोनेट किया, जैसे ही प्रोटॉन को डोनेट किया इसके ऊपर आ गया माइनस का चार्ज, ये प्रोटॉन बाहर निकल चुका है। अब देखिए, ये कार्बन एटम है, ऊपर H जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ ये R जुड़ा हुआ है। अब देखिए जरा, ये NH2 ग्रुप बेसिक इन नेचर का है यानी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी जो ये प्रोटॉन निकला, ये जो प्रोटॉन निकला, इस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है, यही बेस एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये प्रोटॉन H3 है, H2 है और एक और प्रोटॉन ले और पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ रहा है, एक और प्रोटॉन ले रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? NH3 पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या आ गया? NH3 पे इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए जरा, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जिसका काम है प्रोटॉन को डोनेट करना, तो ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। जैसे इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, इसमें एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है जिसका काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये बेस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जब एसिड ने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया तो COO पे माइनस का चार्ज हो गया और इसी को जब ये
एमिनो ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इस एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट हो गए, डाइपोलर आयन इसको हम लोग बोलेंगे, डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल बन गया। और ये जो डाइपोलर आयन है, डाइपोलर आयन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज ज्विटर आयन? क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि क्या मैंने बताया, आपको बताया कि एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के अंदर जब दो पोल क्रिएट हो जा रहे हैं, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, यानी डाइपोल बन जा रहे हैं, एक पोल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पोल नेगेटिव चार्ज, तो जो आयन बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। इसको अगर हमको वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो जरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सेंटेंस में इसको लिख के आपको दे देता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जरा, इन एमिनो एसिड, इन एमिनो एसिड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप present which is acidic in nature, acidic in nature and a amino group is also present which is basic in nature, क्या कह रहा है कि एमिनो एसिड मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक इन नेचर का होता है, और एक एमिनो ग्रुप है जो बेसिक इन नेचर का होता है। एसिड्स हैव अ टेंडेंसी, acids have a tendency to donate proton, while bases have tendency to accept the proton। क्या कह रहा है कि जो एसिड होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की, और बेस के पास कैपेसिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। देन carboxylic group donate their proton which is accepted by NH2 group। Then a dipolar ion is formed, and this dipolar ion is called as ज्विटर आयन।
ज्विटर आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्विटर आयन क्या कह रहा है, वही जो मैंने आपको बातें बताई कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, एमिनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। एसिड के पास कैपेसिटी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की, बेस के पास कैपेसिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करेगा, NH2 ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से डाईपोलर आयन बनेगा और इस डाईपोलर आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन बोलेंगे। तो इन एमिनो एसिड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट which is acidic in nature and amino group is also present which is basic in nature. Acid have a tendency to donate proton while base have tendency to accept the proton. Then COOH group donate their proton which is accepted by NH2 group. Then a dipolar ion is formed and this dipolar ion is called as ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन होता है। और ज्विटर आयन कैसे एग्जिस्ट, कैसे आप जानेंगे कि ये बना जो है वो ज्विटर आयन ही बना है, यानी डाइपोलर आयन ही बना हुआ है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एमिनो एसिड सॉल्यूशन shows माइग्रेशन। देखिए जरा ध्यान से, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एमिनो एसिड का जो सॉल्यूशन होगा वो माइग्रेशन करता है, यानी कैथोड और एनोड की तरफ भागने लगता है, जिससे यह बात प्रूफ हो जाती है कि ज्विटर आयन हाँ एग्जिस्ट करता है। एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एमिनो acids are soluble in water। एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यह भी इस बात को प्रूफ करता है कि एमिनो एसिड में क्या होता है, ज्विटर आयन होता है। तीसरी बात अगर कहें, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो जरा, तीन एविडेंस हैं, तीन एविडेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तीन एविडेंस हैं जो इस बात को बताते हैं कि एमिनो एसिड के अंदर ज्विटर आयन बनता है। एमिनो एसिड के अंदर ज्विटर आयन बनता है। क्या क्या, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एमिनो एसिड का सॉल्यूशन अगर बनाया गया है तो माइग्रेशन शो करता है, या तो कैथोड की तरफ जाता है या फिर एनोड की तरफ जाता है। एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, यह भी इस बात को प्रूफ करता है कि ज्विटर आयन बनता है। और एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यह भी इस बात को प्रूफ करता है कि एमिनो एसिड में क्या होते हैं, ज्विटर आयन बनते हैं। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एमिनो एसिड के स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्विटर आयन के बारे में पढ़ा। जितने भी आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ साथ नोट्स आप कॉपी में बनाएंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। हमारा चैनल आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहेगा जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो को ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम लोग केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जल्दी से जब लेक्चर्स आए तो आपको पता चल सके। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।